हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन अर्थात जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कर्क रेखा जो है इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं। तो 31 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मणिपुर। तो देखिए, मणिपुर राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर के 7 बहनी राज्यों में से सिर्फ 2 राज्य त्रिपुरा एवं मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा नामांकन किया गया है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा जो है नामांकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए कि डफला पहाड़ी, कौमा मिरी पहाड़ी, कौमा मिसमी पहाड़ी, कौमा अबोर पहाड़ी तथा पटकाई बूम पहाड़ी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ियाँ हैं। मिकीर पहाड़ी असम में स्थित है। गारो, कौमा खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है तथा त्रिपुरा पहाड़ी ये त्रिपुरा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। 33 का होगा सी, कोसी। कोसी नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से एक नदी है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिला में कुर्सेला एवं काढ़ा गोला के पास गंगा नदी में मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा नदियाँ गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन आदि जो है नदियाँ गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ हैं। यमुना जो है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के दाएं तट पर मिलने वाली उनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन नदी। यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली उनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं टॉस, हिडन, सेंगर तथा रिंद नदी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, कहता है मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन। मयूराक्षी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है। यह परियोजना झारखंड के दुमका जिला में जो है मसानजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर स्थित है। मयूराक्षी बांध को कनाडा बांध भी कहते हैं। यह बांध कनाडा के सहयोग से बना है। इस परियोजना का उद्घाटन 1955 में हुआ था। यह परियोजना बिहार एवं पश्चिम बंगाल की जो है संयुक्त परियोजना के रूप में बनी है। मयूराक्षी नदी छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन से हैं। 35 का होगा ए, हिमालय के हिमाद्री श्रेणी। कामेत चोटी हिमालय के हिमाद्री श्रेणी की चोटी है। कामेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। कामेत चोटी की लंबाई 7,756 मीटर है। ठीक है, और देखिए हिमाद्री श्रेणी या महान हिमालय बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों में से एक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। मकालू की ऊंचाई 8,481 मीटर है। धौलागिरी ये 8,172 मीटर। नंगा पर्वत 8,123 मीटर। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर की ऊंचाई पर है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर और कामेत 7,756 मीटर। नामचा बरुआ 7,756 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन शहर जो है समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है। 36 का होगा बी, वाराणसी, पटना, बिजनौर, बलिया। वाराणसी, पटना, बिजनौर एवं बलिया ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे हैं।
आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे है। गंगा के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर है वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, उसके बाद है सहारनपुर, बिजनौर, फर्रुखाबाद, बलिया आदि। गंगा के तट पर स्थित बिहार के प्रमुख शहर है बक्सर, पटना, भागलपुर, मुंगेर आदि। यमुना के तट पर स्थित प्रमुख शहर है आगरा, मथुरा, इटावा एवं दिल्ली आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। 37 का होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गोकाक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है। कर्नाटक राज्य के अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात है जैसे गरसोप्पा, जोग, महात्मा गांधी जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। गरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी से संबंधित है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी से संबंधित है। कुंचिकल जलप्रपात ये वाराही नदी से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है। बी ऑप्शन। तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर जो है आधारित है। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 1948 में की गई। इस बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। इस परियोजना के तहत 1948-1959 ईस्वी की अवधि में 4 प्रमुख बांधों तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथन बांध एवं पंचेत बांध बनाए गए हैं। ठीक है, पंचेत बांध झारखंड के धनबाद जिला में है और यह बांध दामोदर नदी पर है। बराकर, कोनार, बोकारो एवं जमुनिया दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदियां हैं। बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है। 39 का होगा बी यानी उत्तर पश्चिम। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात शिवालिका क्षेत्र में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विंध्यन चट्टानों की उपस्थिति है। बिहार के दक्षिणी भाग में एक पट्टी के रूप में विशेषकर दक्षिण पूर्व में धारबार चट्टानों की उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था। 40 का सी स्पेन। तो यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस स्पेन देश का था। 1492 ईस्वी में स्पेन के जो है पालिस बंदरगाह से कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था। कोलंबस भारत नहीं पहुंच सका और गलती से अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोलने में असफल रहा। अब चलिए देखते हैं से रिलेटेड फैक्ट कि यूरोप और भारत के बीच सफलतापूर्वक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगाल के वास्को डिगामा को जाता है। 1498 में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने सफलतापूर्वक यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज निकाला। वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के पश्चिमी तट के कालीकट स्थान पर पहुंचा था। 41 है कि किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। तो सी ऑप्शन। देखिए कि 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। भारत में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच संसद ने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने तथा किला बनाने का अधिकार प्रदान किया था। डचों की जो अधिक दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी जहां मसाले खूब पैदा होते थे। डचों ने जल्द ही मले, जलडमरू मध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। 1627 ईस्वी में डचों ने
इंडोनेशिया के क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को भी हराया। डचों के द्वारा पटना में एक फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में की गई थी। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, अब देखिए बेदरा के युद्ध ने भारत में डच शक्ति को एक प्रकार से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? 42 का बी ऑप्शन 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने आदेश जारी करके बंगाल को बांटने की घोषणा की। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, उसकी आबादी 3.1 करोड़ थी। दूसरे भाग में शेष बंगाल था और उसकी आबादी 5.4 करोड़ थी, जिसमें 1.8 करोड़ बंगाली और 3.6 करोड़ बिहारी और उड़ीसा के थे। ब्रिटिश सरकार का इस विभाजन के पक्ष में तर्क यह दिया गया था कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा उसका प्रशासन जो है चलना और कार्य करना कठिन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कि विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। उस तिथि को कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? सी ऑप्शन 7। साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाए। ऐसे आयोग का गठन 10 वर्ष के पूर्व ही 8 नवंबर 1927 में कर दिया गया। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसे साइमन आयोग कहा गया। साइमन आयोग में अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य थे, अर्थात यह 7 सदस्यीय आयोग था। साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारतीयों ने इसे जो है श्वेत आयोग कहा। साइमन आयोग में किसी भारतीय को शामिल न किए जाने के कारण भारत में उसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस कारण से 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग बॉम्बे पहुंचा। 44 है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था? 44 का बी 16 अगस्त 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को जो है अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का फैसला लिया। 16 अगस्त को कलकत्ता में भयंकर दंगा भड़क उठा जो लंबी अवधि तक चला। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया? तो 45 का सी ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 चार्टर अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारत की शासन प्रणाली को केंद्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद देखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद घोषित किया गया। बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि घोषित किया गया और इस कारण इसे वाइसराय भी कहा गया। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 46 है, किस भारतीय को जो है नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है? 46 का होगा ई ऑप्शन।
तो देखिए नवजागरण, इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नवजागरण का अग्रदूत आदि कहा गया है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिला के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय 1803 से 1814 ईस्वी तक ब्रिटिश शासन में नौकरी भी किया था और राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, यहूदी, फ्रेंच, लैटिन आदि 12 भाषाओं के जानकार थे। 1817 में राम मोहन राय ने कलकत्ता में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। अब देखिए कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी और 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों से सती प्रथा की समाप्ति से संबंधित कानून दिसंबर 1929 में बना। राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा जो है दी गई और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में 1831 में पहुँचे। उसके बाद देखिए 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु मस्तिष्क ज्वर से हो गई। क्वेश्चन नंबर 47, दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो डी ऑप्शन। तो देखिए कि दादा भाई नौरोजी 3 बार 1886, 1893, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। 1893 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाया गया था। इस अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट 48 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? 48 का बी अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कहा गया है। भारत में विधायिका जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण प्रावधान किया गया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए राज्य से कदम उठाने की अपेक्षाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के लिए राज्य को कहा गया है। 49 है कि भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 49 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए भारत का महान्यायवादी पद का कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न होता है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी पद से संबंधित बातों का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 के खंड 4 में यह कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में भारत में अनवरत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 50 का बी 1978। भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की शुरुआत 1978 में की गई। 1977 में केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ने 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1983 की अवधि के लिए 5 वर्षों की एक योजना चलाई, जिसे अनवरत योजना कहा गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना घोषित अवधि तक नहीं चली। ठीक है, इस प्रकार अनवरत योजना 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक अस्तित्व में रही है। ठीक है, और केंद्र में कांग्रेस की पुनः सरकार बनने के बाद अनवरत योजना को बीच में ही बंद कर दिया गया और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी चलाई गई। ठीक है,
अब देखिए कहता है कि चित्र में कितने आयत हैं, चित्र में कितने आयत जो है हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया बड़ा वाला, ठीक है, एक। उसके बाद एक बड़ा वाला पहले ले लेते हैं, दो, ठीक है, दो। उसके बाद बड़ा वाला एक, ये तीन, ठीक है, तीन। और देखिए तीन के बाद एक छोटा वाला, ये देखिए तीन के बाद जो है एक छोटा वाला हम ले लेते हैं, ये वाला देखिए छोटा वाला, तीन। और एक ये तीन, एक यहाँ छोटा जो है ये चार। चार के बाद देखिए, चार के बाद एक ये चार। और चार के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक चार, एक पाँच, ठीक है। पाँच के बाद देखिए, पाँच के बाद एक ये छः। पाँच के बाद क्या होगा, छः। छः के बाद देखिए छः। छः के बाद यहाँ से छः, एक सात, ठीक है, सात। ये एक आठ, आठ। उसके बाद देखिए आठ के बाद ये वाला यहाँ से यहाँ तक, आठ के बाद देखिए आठ, एक नौ, ठीक है। नौ के बाद ये वाला एक, नौ, एक क्या होगा, तो नौ और एक दस, दस, दस। एक ये वाला ग्यारह, ठीक है, ग्यारह। उसके बाद देखिए ग्यारह, ग्यारह हो गया। और इसमें जो है 11 के बाद ये वाला देखिए एक 12, ठीक है, 12। 12 के बाद जो है 12, उसके बाद जो है इसमें देखिए 12, 12 हो गया 12। उसके बाद 13, ठीक है, ये 13। उसके बाद 14 और एक 15, यानी बी ऑप्शन। इसमें जो है 15 जो है क्या बन रहा है, आयत, ठीक है, 15 ठो आयत बन रहा है, ठीक है। एक, दो, तीन, ठीक है, तीन। तीन के बाद देखिए एक ये चार, चार, पाँच, पाँच, छः, छः, सात, सात, आठ, नौ, नौ, एक दस, एक कितना हो गया, दस, दस, एक 11, ठीक है, दस, एक, दस, एक 11। 11 के बाद देखिए 10, एक 11, 11 और एक ये 12, ठीक है, 11, एक 12, 12, एक 13, ठीक है, 12, एक 13, ठीक है, 13। उसके बाद देखिए 13 और एक 14, ठीक है, 13 और ये हो जाएगा एक 14, ठीक है। इसमें जो है 15 बन रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 में है कि वॉल्यूम को AUQARI के रूप में लिखा जाता है, तो DESIGN को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए V से A बनाया गया है, यानी इसमें जो है +5 जो है ऐड किया गया है, ठीक है, +5 जो है ऐड किया गया है। फिर O से जो है U बनाया गया है, ठीक है, O से तो AEIOU, यहाँ से देखिए वॉवेल आ रहा है, O के बाद U वॉवेल आता है। फिर L में जो है 5 ऐड किया गया है, तो क्या बन रहा है, Q, ठीक है, 5 ऐड किया गया है तो Q बन रहा है। फिर U के बाद देखिए U के बाद क्या आ रहा है, A, ठीक है, U के बाद जो है AEIOU, AEIOU, यानी यहाँ पे जो है सो वॉवेल जो है वॉवेल आ रहा है, वॉवेल को वॉवेल से ही चेंज किया जा रहा है, ठीक है, AEIOU, ठीक है, AEIO और U। तो यहाँ पे यदि देखें तो O को जो है U लिखा गया है, फिर U को O को U लिखा गया है, फिर जो है U को क्या लिखा गया है, U को A लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यानी कंसोनेंट में जो है यहाँ देखें तो 5 ऐड कर रहा है, ठीक है, कंसोनेंट में 5 जो है ऐड किया जा रहा है, OPQRSTU UVWXYZA, और वॉवेल में +6 ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंसोनेंट में यदि देखें तो कंसोनेंट में 5 ऐड कर रहा है, ठीक है, वॉवेल में 6। तो यहाँ पे देखिए डी में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो DEFGHI, ठीक है, आई होगा, ठीक। ई में यदि 6 ऐड कीजिएगा तो EFGHIJK, ठीक है, क्या होगा, तो ई में हम यदि 6 ऐड करेंगे, या AE, देखिए ए को ई से चेंज किया गया है, ठीक है, ए को ई से चेंज किया गया है, फिर ई को आई से चेंज किया गया है, ठीक, और आई को यू से, आई को ओ से चेंज किया गया है, ओ को यू से चेंज किया गया है, यू को
ए कोड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो डी में +5 ऐड करेंगे, डी में +5 तो यहाँ पे हो जाएगा आई। ठीक है, डी में +5 ऐड करेंगे तो आई, और ई को जो है आई कोड दिया गया है। देखिए ई के लिए आई कोड दिया गया है, वॉवेल को वॉवेल से चेंज किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। ठीक, उसके बाद देखिए एस में जो है +5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा? तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई एक्स। फिर देखिए आई के लिए ओ कोड दिया गया है वॉवेल के लिए, और जी में +5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल, एन में +5 ऐड करेंगे तो एस हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती हैं, 5 रुपया में 6 की दर से बेचती हैं। तो देखिए 7 रुपया में जो है 7 रुपया में 8 जो है खरीदती हैं, यानी सीपी, और 5 रुपया में 6 बेचती हैं, यानी एसपी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वस्तु को समान कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको जो है 4 से गुना कर लेंगे, ठीक है, सॉरी 3 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे तो यानी 3 से, तो 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, इसको 3 से कीजिएगा तो 7 या 21, और यहाँ पे 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20। नीचे जो है एसपी है और ऊपर क्या है सीपी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है, 1 का, तो 1 गुने 100 बट्टा में क्या होगा, 1 गुने 100 बट्टा में 21, यानी 100 बट्टा 21। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 100 बट्टा में 21, यानी ए हानि हो रहा है, तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो 53 का होगा बी ऑप्शन। अब देखिए 54 है कि विकास जो है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 15% की वृद्धि होती है। मान लीजिए आय मान लेते हैं, आय, खर्च और बचत। यदि मान लीजिए आमदनी 100 है और 80% खर्च करता है तो बचता कितना है, 20। ठीक, कहता है कि वेतन में 25% की वृद्धि, तो कितना होगा, 125। फिर कह रहा है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि, तो 125 में यदि 15% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 20, 5 से यदि काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। फिर देखिए इसको काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 25 चौका हो जाएगा 100। ठीक है, 25 चौका 100, या नहीं तो आप ऐसा करिए कि 125 को 125 यहाँ पे जो है 125, सॉरी, कहता है कि खर्च में जो है कहता है कि व्यय में 15% की वृद्धि, यानी 80 का 115 निकालेंगे। ठीक है, 80 का 115%। ठीक है, तो ये होगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 8 पंचे 40, या नहीं तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, 23 पंचे 115 और 2 चौका 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 1 9, 92। अब 125 में से 92 घटा लेंगे, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और 12 में से 9 गया 3। ठीक है, तो 33। अब देखिए हमको निकालना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 20 से हो गया 33, कितना का वृद्धि हुआ, तो 3, यानी 13 गुने 100, और बट्टा में क्या होगा, तो वृद्धि हुआ है 13 गुने 100 बट्टा में 20, 20 पंचे 100, 13 पंचे 65, यानी 54 का होगा सी ऑप्शन, 65%। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु की 8 गुना थी। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता, फादर, उसके बाद रोहन, तो 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी ठीक है थी। 5 वर्ष बाद जो है रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु का अनुपात 10:3 है। ठीक है, 10:3 है। इन दोनों में अंतर देखिए, 8 और 10 में 2 का अंतर, 3 और 1 में 2 का अंतर, यानी 2 का मान कितना है, 10 के बराबर। 5 और 5 10 के बराबर, तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 5। 1 यूनिट का 5, तो कहता है रोहन
की वर्तमान आयु, ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु। अब देखिए रोहन की जो है एक पार्ट है, एक पार्ट का मान कितना है 5, ये 5 वर्ष पहले है, तो 5 वर्ष बाद तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 और 5 कितना होगा 10, तो वर्तमान आयु कितना होगा 10, यानी 55 का जो है होगा, 55 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी 10 वर्ष, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए, गोपाल 30,000 रुपये 12 महीनों के लिए निवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुनील और गोपाल, सुनील और गोपाल, सुनील जो है 20,000 लगाता है, 20,000 लगाता है और कहता है कि इतना रुपये 20,000 जो है ये लगाता है 9 महीनों के लिए, ठीक है, 9 महीनों के लिए। फिर गोपाल 30,000 रुपया लगाता है 12 महीनों के लिए, ठीक है, 12 महीनों के लिए निवेशित करता है। तो कहता है कि जो है इसका जो है इतना रुपये के कुल लाभ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 2 दूनी 4, यानी 1:2 इसका जो है लाभ निकला, 1:2। तो 3 का मान कितना है, देखिए 2 आए 1 3, टोटल जो लाभ है ये है कितना 60,000, 3 का मान है 60,000, तो 1 का मान होगा 20,000, 1 का मान कितना होगा 20,000। हमको निकालना है सुनील का हिस्सा, ठीक है, किसका, तो सुनील का मान कितना है 1 पार्ट, तो 1 पार्ट का मान क्या होगा 20,000, यानी 56 का जो राइट आंसर होगा, देखिए 56 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 56 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन, यानी 20,000 क्या होगा, सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि 3, 5, 15 का चतुर्थानुपात। तो देखिए चतुर्थानुपात होता है BC/A, ठीक है, चतुर्थानुपात होता है BC/A, यानी ए 3 को मान लेते हैं A, B मान लेते हैं 5, C मान लेते हैं 15, यानी 5 × 15/3, 3 पंचे 15, 5 25, सी ऑप्शन। तो 57 का होगा सी। अब देखिए 58 है कि 245, 175 और 385 का 900 कितना होगा। तो इसका यदि 900 निकालेंगे तो 245 को क्या लिखेंगे, 245 को 5 × 7 × 7, ठीक, और 175 को लिखेंगे 5 × 5, 5 25 × 7, ठीक। उसके बाद 385 को क्या लिखेंगे, तो 385 को लिखेंगे 5 × 7 × 11, 5 × 7 × 11, 5 × 7 × 11, तो इसका जो HCF हो जाएगा 900, ये होगा 5 × 7 यानी 35, ठीक है, जो तीनों में कॉमन है 5 और क्या है 7 कॉमन है, ठीक है, तो 35 होगा, यानी बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, 59 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर 10⁻⁶ एम्पीयर से भी कम धारा मापता है, ठीक है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं। गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में शंट जोड़कर एमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। 60 है, यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है, सी ऑप्शन। तो देखिए यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाता है, ऐसा स्वर यंत्र लैरिक्स के विकास के कारण होता है, ठीक है, लैरिक्स के विकास के कारण जो है ये होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है कि किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण खाली स्थान होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। तो 61 का होगा ए ऑप्शन, 90 डिग्री, ठीक है। सीधे कहता किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तब चालक को जो अधिकतम बल का अनुभव होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है और इसका CGS मात्रक गॉस होता है। 62 है कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है। तो 62 का सी,
यानी इसके रासायनिक गुण। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। एथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 63। देखिए 63 है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, सी ऑप्शन। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, बेकिंग इसका जो है क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल। 64 है कि अपघटन अभिक्रिया कब होती हैं, सी ऑप्शन। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया कब होती हैं, तो जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है। अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक विघटित होकर एक सरल उत्पादों का निर्माण जो है करता है। ठीक है, करता है। अपघटन अभिक्रिया में ऊष्मा, तापमान, विद्युत एवं प्रकाश के प्रभाव से अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। ठीक है, 64 का सी। 65 खाली स्थान में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो 65 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी अजैविक वातावरण। अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक घटकों को भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक एवं कार्बनिक कारक में बांटा जा सकता है। ठीक है, अकार्बनिक कारक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। देखिए 66 है, क्वेश्चन नंबर जो है 66 है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 66 का सी। N2+H2 2NH3। ठीक है, कहता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो एकल प्रतिफल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कहता 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। 67 का होगा बी ऑप्शन, LVM 3rd M4। तो 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस मिशन के तहत चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया। आदित्य एल जो है आदित्य एल जो है L1 आदित्य एल 2 दिसंबर 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को, सॉरी, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है। 68 का सी मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। 2022 के बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। वर्तमान 2022 के गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 है। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक में मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का उद्घाटन करते हुए यह गणना जारी की है। 69 है ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 69 का ए ऑप्शन, भारत। ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत जो है कि भारत देश ने किया है। 2023 क्रिकेट विश्व कप ICC क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण है, जिसे अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान भारत में आयोजित किया गया है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर किक्टोवर्स को चुना गया है। इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी 309 रनों की सबसे बड़ी जीत दर्ज का रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 है कि अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल
ब्यूरवेस्टनिक का किस देश में सफल परीक्षण किया गया? 70 का सी, रूस। अक्टूबर 2023 में परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल वेस्टनिक का रूस में सफल परीक्षण किया गया है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल वेस्टनिक का सफल परीक्षण किया है। भारत ने पहली बार 1974 में तथा दूसरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।